नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी खबरें पहुँच सकें और वो भी सब्सक्राइब कर सकें। शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से। जैसा कि उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार मिडिल ईस्ट में चल रही जो जंग है उस पर काफ़ी हद तक लगाम लग सकता है, रुक सकता है, और ख़ास तौर पे तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी सभाओं में ये कहा भी था कि यदि मैं जीतता हूँ तो सारी जंगों को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये सारी बातें हवाई नज़र आ रही हैं और जो माहौल दिखता हुआ नज़र आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो और तेज़ होने वाली है। इसकी वजह भी सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका के जो खुफिया विभाग है उसने एक दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश ईरान के द्वारा रची गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार जो हमला नाकाम हुआ था वो नहीं हो सका। वो हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया था। इसके लिए उसने एक अफगानी व्यक्ति को हायर किया था। जो अफगानी व्यक्ति था वो अमेरिका में डकैती के केस में अंदर था, लेकिन जब बाहर आया तो उसने सुपारी लेकर हत्या करने का काम शुरू कर दिया था और उसने बाकायदा पूरा एक गैंग भी बना रखा है। अब उसी अफगानी व्यक्ति को अमेरिकन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि हत्या की साजिश ईरान की तरफ से की गई थी। हालांकि ईरान ने इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया है, जो कि सभी को जग जाहिर है, सभी को मालूम भी है कि अमेरिका और ईरान में कभी भी हमेशा युद्ध जैसे हालात भी रहे। एक दूसरे किसी ने पसंद भी नहीं किया, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है और उसने कहा भी था अपने चुनावी सभा में कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो इजराइल से कहता कि वह ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला कर दे, जिससे ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो रुक सके और समाप्त हो सके। हालांकि जिस प्रकार से ये खुफिया विभाग ने ऐसा किया है उसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कड़े फैसले ईरान के प्रति ले सकते हैं। इस बात को ईरान भी समझ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और कदम अमेरिका ने उठाया है, वो है कतर में रह रहे हमास के नेताओं के ऊपर। कतर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वहाँ पर जो हमास के नेता हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, वहाँ से निकाल दिया जाए, देश से बाहर किया जाए। उसकी वजह बताई जा रही है क्योंकि हमास को आतंकवादी संगठन अमेरिका ने घोषित कर रखा है। हालांकि और जगहों कई स्थानों से उन्हें आतंकवादी घोषित नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका ने घोषित किया है। तो ऐसे वो चाहता है कि हमास जो नेता कतर में रह रहे हैं वो वहाँ पे ना रहें। ये लगातार दबाव बनाया भी जा रहा है कतर के ऊपर। कतर शासन जो है वहाँ का जो सरकार है उसने हमास नेताओं से कहा भी है कि वो देश को छोड़ दें, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हमास के नेताओं को कितने दिनों में देश को छोड़ना होगा, कहाँ जाना भी होगा। इस बात को लेकर अमेरिका तरफ से कहा भी गया है कि वो बहुत ज़्यादा समय इसके लिए नहीं देंगे। अब माना जा रहा है कि ये हमास के जो नेता हैं या तो फिर इराक जाएंगे या फिर टर्की जाएंगे या फिर ईरान जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों कदमों से एक संभावना तो ज़रूर व्यक्त की जा रही है कि जो जंग रुकने की संभावना थी, सीज़ फायर की संभावना थी, वो शायद सीज़ फायर अब ना हो बल्कि जंग और बढ़ भी सकती है। उधर अगर देखा बात किया जाए गजा और लेबनान के ऊपर, तो इसराइल के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। कल रात से लेकर आज तक जो हमले किए गए उसमें दो गजा और लेबनान में लगभग 100 लोगों की मौत हुई। इसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यूएन के द्वारा जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाला है, दिल दहलाने वाला है। और उसमें ये कहा गया है कि अब तक गजा में जितने लगभग 43,000 लोगों की मौत हुई है इस बमबारी में, इस जंग में, और ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उसमें लगभग 73% बच्चे और महिलाओं को बताया गया। तो वैसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जंग दुनिया की कौन सी ऐसी जंग है जहाँ पर बच्चों और महिलाओं को मारा जाता है। क्या अब तक जितनी भी जंग चला है, हिटलर से लेकर आज तक जितनी भी जंग देखा जाए, कोई भी जंग ऐसी नहीं होगी जहाँ पर बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। लेकिन इस यूएन की इस रिपोर्ट के बाद भी दुनिया की आंखें नहीं खुल रही हैं और किसी की जबान अभी तक नहीं खुल सकी है, अलावा ईरान और के जो समर्थक हैं, या फिर रशिया है और चीन है और उत्तर कोरिया। इसके अलावा अन्य देशों की तरफ से इस प्रकार कोई कदम अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा सकी है। उधर बात किया जाए हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह ने बहुत जोरदार पलटवार किया है इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल ने जो बम वर्षा किया गजा और लेबनान में उसमें भारी नुकसान हुआ है, जो कि लगभग 100 लोगों की मौत हुई है। उसको देखते हुए हिजबुल्लाह ने पलटवार किया और हिजबुल्लाह के इस पलटवार से जो मिसाइल और ड्रोन हमला जो किया गया उसमें हाइफा के सिटी पोर्ट के अलावा शोमोन और तेल अबीब और मिथुला में यहाँ पे रॉकेट और मिसाइल गिरते हुए और ड्रोन को गिरते हुए देखा गया है। और जो हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया उसमें यह किया गया कि मिथिला में एक बिल्डिंग भी गिरी है जिसमें कई लोग मारे गए हैं।
इसके अलावा शोमोन में भी सैन्य बेस के ऊपर हमला किया गया, जहाँ पे लगभग 1 दर्जन सैनिकों के मरने की या घायल होने की सूचना जो फॉरेन अर्ग के जो मीडिया है उसके द्वारा दी जा रही है। हालाँकि इज़राइल हमेशा की तरह कहता चला आया कि इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने रास्ते में ही ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को मार गिराया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो दुनिया के अलग-अलग मीडिया है उसके से जो रिसोर्सेज़ से बातें सामने आ रही हैं, उससे ये देखा जा रहा है कि इज़राइल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक वीडियो और भी जारी हुआ सोशल मीडिया पे, बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि इज़राइल में लगभग 30 से 35 सैनिक हैं, वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं और उनके सैन्य अधिकारी वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। इस बात के ऊपर सफाई देते हुए इज़राइल की तरफ से कहा गया है कि वो सब घायल हैं और उनको देखने के लिए वो सैनिक गए थे, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उसमें ये किया जा रहा है कि इन सबकी मौत हो गई है। हालाँकि हिज़्बुल्लाह ने की तरफ से इसको लेके किसी तरह का कोई भी दावा नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह की पुष्टि की गई है कि वो सैनिक मरे हैं या घायल हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हिज़्बुल्लाह की तरफ से हमला किया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में जो इज़राइली सैनिक हैं वो घायल हो रहे हैं। अब तो ये नौबत आ गई है कि जो कॉलेजों में जो ग्रेजुएशन से ऊपर के जो युवा हैं उनको भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा जो शिक्षक हैं उनको भी सेना में भर्ती करने की मजबूरी आ रही है। ऐसे लगभग साढ़े 7 से 8 हज़ार युवाओं को और सैनिकों को शामिल किए जाने की बात की जा रही है। हालाँकि इनमें से कई ऐसे जिन्होंने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक कि जो बंधक बनाए गए हैं उनको रिहाई की बात नहीं होगी तब तक कि वे जंग करने के लिए नहीं जाएँगे। ऐसे में जो अभी तक ये बात लगातार कही जा रही थी कि इज़राइल को काफ़ी सैन्य नुकसान हो रहा है और उनके सैन्य के ज़्यादातर सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं और उनके पास सैनिकों की कमी हो गई है, वो अब स्पष्ट तौर पर सामने आ भी रहा है। हालाँकि अभी तक इज़राइल में यही कहा जा रहा है कि 7 से साढ़े 7 हज़ार सैनिकों की कमी है, उसकी पूर्ति की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो आए दिन हिज़्बुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक या तो घायल हैं या फिर मारे गए हैं या फिर वो जंग करने के लायक ही नहीं रह गए। उधर हूथी ने अमेरिका के एक बड़े विमान को भी मार गिराया है। ऐसे में अब तक 16 F-52 विमान जो है वो हूथी की तरफ से गिराया चुका है, जिससे अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक कदम और, ट्रंप सरकार की अभी तो सरकार बनी नहीं है, लेकिन जो अमेरिका द्वारा कदम उठाया जा रहा है उसमें ये एक बात सामने आ रही है कि सीरिया से जल्द ही अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला लेगा। उसकी वजह ये है कि सीरिया में अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए ट्रंप सरकार जल्द ही सीरिया से अपने सैनिक को वापस बुला सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 1 सप्ताह या 1 पखवाड़े के अंदर और क्या वहाँ पे घटनाक्रम किस तरह से परिवर्तित होता है, क्योंकि हर आगे बढ़ते समय के अनुसार घटनाक्रम भी बदल रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में और क्या होगा। फिलहाल रहबर शिवा को दीजिए इजाज़त। नई खबर के साथ एक बार फिर से शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।